नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 19 अक्टूबर सन 2024 द्वितीय तिथि शनिवार सुबह 9:49 तक रहेगी। उसके बाद तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। साथ ही भारत में पति की लंबी उम्र के लिए पूजा व्रत करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और उन्हीं में से एक सबसे लोकप्रिय परंपरा है करवा चौथ। करवा चौथ का त्योहार कल यानी 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं आज की सुर्खियों की। हरियाणा में पदभार ग्रहण करते ही एक्शन मोड में दिखाई दिए सीएम सैनी। सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री डायलिसिस सुविधा की घोषणा। हरियाणा में मिल रहे पड़ोसी राज्यों से भी ज्यादा बुढ़ापा पेंशन हो सकती है और अधिक बढ़ोतरी। हरियाणा में पराली जलाने पर सख्ती, किसानों पर दर्ज होगी FIR। 2 साल तक मंडियों में फसल बेचने पर भी लगेगी पाबंदी। देश भर के करोड़ों EPFO खाता धारकों के लिए जरूरी खबर, बदल दिए गए हैं रकम निकासी के नियम। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल का नेता हाईकमान चुनेगा। चंडीगढ़ में ऑब्जर्वरों ने विधायकों से 1-to-1 मीटिंग की। हरियाणा में SC आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला लागू, कोटे में कोटा मिलेगा। हरियाणा के बरवाला हल्के के लिए बड़ी खुशखबरी, 28 साल बाद मिली सत्ता की 14वीं हिस्सेदारी। सुप्रीम कोर्ट से गुरमीत राम रहीम को मिला झटका। बेअदबी मामले में हाईकोर्ट की तरफ से लगी रोक हटाई गई। तिहाड़ जेल से 872 दिन बाद बाहर आए सत्येंद्र जैन। आतिशी सिसोदिया ने गले लगाया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में राव एवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत। जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के 51वें चीफ जस्टिस होंगे। दरअसल CJI चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर होने वाले हैं। सरकारी नौकरी अपडेट, इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट सहित 90 पदों पर निकली भर्ती। 12वीं पास को है मौका, सैलरी 2.5 लाख रुपए तक। दिन की आखिरी बॉल पर कोहली आउट। सरफराज के साथ 136 रन की पार्टनरशिप की। दूसरी पारी में भारत 3 विकेट के नुकसान पर 231 रन बनाए तो न्यूजीलैंड से 125 रन पीछे। PM मोदी ब्रिक्स में शामिल होने रूस जाएंगे। 22 व 23 अक्टूबर को समिट। यह चीनी राष्ट्रपति से 2 साल बाद मुलाकात हो सकती है संभव। और बजाज पल्सर N125 भारत में रिवील। एक्सपेक्टेड प्राइस 90,000 रुपए से 1,10,000 के बीच। TVS रेडर और हीरो एक्सट्रीम 125R से है मुकाबला। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में लगातार मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। सुबह व शाम ठंड के चलते लोगों ने घरों में कूलर और AC बंद कर दिए हैं। बिजली की खपत भी कम हो गई है। रात के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। हिसार में सबसे ठंडी रातें दर्ज की जा रही हैं। यहाँ का न्यूनतम तापमान 17.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बात करें अगर चरखी दादरी, सिरसा और रोहतक की तो यहाँ अभी भी गर्मी का एहसास हो रहा है। यहाँ अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बता दें कि अगले 7 दिनों तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। इस दौरान बारिश के आसार न के बराबर बने हुए हैं। मौसम में हो रहे बदलाव के कारण रात के समय पाला गिरने से सुबह और शाम ठंड का एहसास भी हो रहा है। इस प्रकार के मौसम में बीमारियों के पनपने की संभावना भी ज्यादा बनी हुई है। ऐसे में विशेषज्ञ सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा ऐसे मौसम में डेंगू, मलेरिया के फैलने की संभावना भी ज्यादा बनी रहती है। भारतीय सेना ने तकनीकी प्रवेश योजना TES 53 के तहत जुलाई 2025 बैच के लिए वैकेंसी निकाली है। उम्मीदवार भारतीय सेना की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर अपने लिए आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स यानी PCM में न्यूनतम 60% अंकों के साथ 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा पास होनी चाहिए। JEE मेंस 2024 में उपस्थिति होना भी जरूरी है। आयु सीमा 1 जुलाई 2025 तक 16.5 वर्ष से लेकर 19.5 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जन्म तिथि 2 जनवरी 2006 से पहले और 1 जनवरी 2009 के बाद नहीं होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो उम्मीदवारों को उनके एप्लीकेशन के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू के जरिए सिलेक्शन किया जाएगा। सैलरी 2.5 लाख रुपए तक रहेगी। हरियाणा में धान के अवशेष यानी कि पराली जलाने वाले किसानों को लेकर सरकार सख्ती बरतने के मूड में नजर आ रही है। जिला प्रशासन ने सख्त लहजे में कहा है कि जिस खेत में पराली जलेगी उस खेत की मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रेड एंट्री कर दी जाएगी। साथ ही FIR दर्ज कर गिरफ्तारी भी की जाएगी। उप निदेशक कृषि डॉक्टर वजीर सिंह ने बताया कि पराली जलाने वाले किसानों के मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रेड एंट्री की जाएगी, जिससे कि भविष्य में वह किसान न तो अपनी धान की फसल बेच पाएंगे और न ही गेहूं की फसल बेच सकेंगे। यानी इन किसानों की सरकारी खरीद पर फसल नहीं बिकेगी, इन्हें MSP का लाभ नहीं मिलेगा। हरियाणा में नई सरकार का गठन हो चुका है। मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक्टिव मोड में नजर आए। 18 अक्टूबर को चंडीगढ़ में सचिवालय कैबिनेट की पहली बैठक हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने एक अहम फैसला लिया। उन्होंने कहा कि राज्य की सभी सरकारी अस्पतालों में गंभीर किडनी रोग से ग्रस्त पीड़ितों को फ्री डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जाएगी। आने वाले समय में सभी मेडिकल कॉलेज में इस सुविधा का फ्री लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी मंत्रियों को ऑफिस अलॉट कर दिए गए हैं।
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा बेअदबी मामले में उनके खिलाफ मुकदमे के ट्रायल पर रोक लगा दी गई थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटा दिया गया है। बता दें कि इसी साल मार्च में हाईकोर्ट द्वारा राम रहीम के खिलाफ कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी, जिसे लेकर पंजाब सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की गई थी। अब इस पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटा दिया गया है। डेरा प्रमुख को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा गया है। हरियाणा के हिसार जिले के बरवाला विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बता दें कि हल्के के लोगों को 28 साल बाद सत्ता के चौधर में हिस्सेदारी मिली है। बरवाला से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक रणबीर गंगवा को नायब सिंह सैनी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। बता दें कि रणबीर गंगवा ने बरवाला विधानसभा क्षेत्र में पहली बार कमल खिलाया है और इसका इनाम भी उन्हें मिला है। सैनी सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया है। हालांकि अभी उनका मंत्रालय तय नहीं हुआ है। बीजेपी की पिछली सरकार में रणबीर गंगवा डिप्टी स्पीकर रहे हैं। वहीं रणबीर गंगवा के मंत्री पद की शपथ लेते ही उनके बरवाला हल्के के अलावा व नलवा के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और अब दोगुनी रफ्तार से विकास कार्य को अंजाम दिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले चौधरी भजनलाल की सरकार में बरवाला से विधायक जोगेंद्र जोग 1991 से 1996 तक मंत्री पद पर रहे थे। अगर आप भी ईपीएफओ खाता धारक हैं तो आपके लिए ये खबर अहम होने वाली है। बताने की ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपने सदस्यों को जरूरत के समय पैसे निकलवाने की सुविधा प्रदान की जाती है। हालांकि इसकी एक सीमा तय की गई है। अगर आप भी निकट भविष्य में अपने खाते से पैसे निकलवाने की सोच रहे हैं तो बता दें कि ईपीएफओ द्वारा निकासी के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। अगर अब आप आंशिक यानी थोड़ी बहुत निकासी करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथ ही बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदने, निर्माण करने, शादी या फिर इलाज के लिए पैसे निकलवाए जा सकते हैं। खाता धारक रिटायरमेंट से 1 साल पहले 90% तक की निकासी करवा सकता है। इसके लिए सदस्य की उम्र 54 साल से अधिक होनी चाहिए। यदि कोई कर्मचारी 1 महीने तक बेरोजगार रहता है तो उसके बाद 75% और लगातार 2 महीने बेरोजगार रहता है तो पूरी रकम को भी एक साथ निकलवा सकता है। अगर आप अपने ईपीएफ खाते से आंशिक निकासी करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप ईपीएफ पोर्टल और उमंग ऐप पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए नियोक्ता से मंजूरी मिलनी जरूरी है। उसके बाद मेंबर के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में सीएनजी आधारित वाहन चालकों को बहुत जल्द महंगाई का झटका लगने जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने सीएनजी की खुदरा बिक्री करने वाली शहरी गैस कंपनियों को देश में उत्पादित होने वाली सस्ती गैस की आपूर्ति में 20% तक की कटौती कर दी है। सरकार के इस फैसले के बाद विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कंपनियों को अपना लाभ बरकरार रखना है तो उन्हें सीएनजी की रेट में 5 से 5.5 रुपए तक की बढ़ोतरी करनी होगी। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि सीएनजी कीमतों में बढ़ोतरी को महाराष्ट्र एवं झारखंड में होने जा रहे विधानसभा चुनाव तक टाला भी जा सकता है। हरियाणा के झज्जर जिले की अनाज मंडियों में धान और बाजरे की आवक शुरू हो चुकी है। अभी तक मंडियों में 2,89,170 क्विंटल बाजरे की आवक हुई है, जिसमें से 2,48,60 क्विंटल बाजरे की खरीद की जा चुकी है। तो वहीं पीआर धान की आवक भी शुरू हो चुकी है। झज्जर मंडी में लगभग 4,000 क्विंटल धान की आवक हो चुकी है। वीरवार को 700 क्विंटल धान की आवक हुई थी, जिसमें से 350 क्विंटल धान की खरीद हुई है। कंबाइन मशीन से निकाला गया धान 26 रुपए प्रति क्विंटल, तो वहीं हाथ कटाई वाला धान 3185 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा गया। वीरवार को पिछले दिनों के मुकाबले धान के भाव में हल्की गिरावट दर्ज की गई। अब हाथ से कटाई वाले धान के भाव में 75 रुपए और कंबाइन से निकाले गए धान के भाव में 100 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट देखने को मिली है। जीवन भर कमाई करने के बाद बुढ़ापे में यदि इंसान आर्थिक रूप से सक्षम है तो वह किसी पर बोझ नहीं बनता। इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार द्वारा बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत की गई थी। बात करें यदि राजस्थान की तो यहाँ 1150 रुपए बुढ़ापा पेंशन दी जा रही है। वहीं पड़ोसी राज्यों दिल्ली, पंजाब और उत्तराखंड में भी पेंशन की राशि हरियाणा से कम दी जा रही है। पंजाब और उत्तराखंड में 1500 रुपए मासिक न्यूनतम पेंशन दी जा रही है। ऐसे में बुजुर्गों के लिए पेंशन राशि से अपनी जरूरत का सामान खरीद पाना भी काफी मुश्किल साबित हो रहा है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो पड़ोसी राज्यों के मुकाबले हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन ज्यादा दी जा रही है। यहाँ इस साल 1 जनवरी से बुजुर्गों को 2700 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए मासिक पेंशन देना शुरू कर दिया गया है। हालांकि विधानसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में बीजेपी सरकार द्वारा इसमें बढ़ोतरी किए जाने का वायदा भी किया था। अब क्योंकि प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि बुढ़ापा पेंशन में और ज्यादा वृद्धि देखने को मिल सकती है। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर नायब सिंह सरकार में एक बार फिर से पावरफुल होंगे। वह तीसरी बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सीपीएस यानी मुख्य प्रधान सचिव की भूमिका में रहेंगे। उनका दर्जा कैबिनेट मंत्री के बराबर का होगा। प्रदेश के मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने इसको लेकर पत्र जारी कर दिया है। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में उनको यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर की गिनती केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ साथ भाजपा हाईकमान के विश्वास पात्र अधिकारियों में होती है। खुल्लर समय समय पर सरकार के संकट मोचक बने भी हैं। एक बार फिर से उनको
को सीएमओ में एंट्री दी गई है। इस एंट्री से तय है कि आगामी दिनों में अफसरशाही में बदलाव में खुल्लर की अहम भूमिका रहेगी। सरकार के पास लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में सरकार के खिलाफ कार्य करने को लेकर कई अधिकारियों की रिपोर्ट है, उनको किनारे किया जा सकता है, तो वहीं जिन्होंने ड्यूटी बेहतर तरीके से की है उनको अच्छे पद से नवाजा जा सकता है। हरियाणा के रेवाड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा भेजने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कप्तान अजय सिंह यादव ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2 पोस्ट किए हैं। पहले पोस्ट में उन्होंने कहा है कि मल्लिकार्जुन की तरफ से इस्तीफा स्वीकार होने का इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद मीडिया के सामने भी अपना पक्ष रखेंगे। कहा कि कुछ नेता उनके पिछले 2 साल से परेशान कर रहे हैं। दूसरी पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि वह कोई संत नहीं है, फुल टाइम पॉलिटिशियन है, इस्तीफा स्वीकार करने के बाद भविष्य की रणनीति तय करेंगे। इस पोस्ट में उन्होंने यह भी लिखा है कि कुछ नेताओं ने कैसे उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए बाधा डाली है, उनके बारे में वे बाद में बताएंगे। बता दें कि रेवाड़ी विधानसभा से 6 बार के विधायक रहे कैप्टन अजय सिंह यादव ने गुरुवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद से वे अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अजय यादव किसी अन्य पार्टी में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल इस पर उन्होंने अभी तक अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव की बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही है। हरियाणा में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में पदभार संभाला। सीएम ने कैबिनेट की पहली मीटिंग की। इसके बाद सीएम सैनी ने कहा कि यह हमारी पहली कैबिनेट की बैठक थी। इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हमारी कैबिनेट ने सम्मान किया है जो कि एससी में वर्गीकरण का मामला था। हमारी कैबिनेट ने उसे आज से ही लागू करने का फैसला लिया है। वहीं एडवोकेट यशस्वी ने बताया कि अभी एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5% आरक्षण है, यानी कि इस 22.5% के आरक्षण में ही राज्य एससी व एसटी के उन कमजोर वर्गों का कोटा तय करेंगे जिनका प्रतिनिधित्व तो बहुत कम है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के वकील हेमंत ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब यह निकलता है कि एससी व एसटी वर्ग को मिलने वाले आरक्षण में ही उसी वर्ग के आरक्षण का लाभ पाने से वंचित रह गए वर्गों को भी लाभ देने के लिए उप वर्गीकरण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एससी वर्ग की जो जातियां ज्यादा पिछड़ी रह गई हैं और उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है, उनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको उप वर्गीय कैटेगरी के जरिए उसी कोटे में प्राथमिकता दी जा सकती है ताकि उन तक लाभ पहुंचे और उनका उत्थान हो सके। हरियाणा में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनने को लेकर शुक्रवार 18 अक्टूबर को चंडीगढ़ के कांग्रेस भवन में विधायक दल की एक मीटिंग हुई। करीब 1.5 घंटे चली मीटिंग में ऑब्जर्वर के तौर पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यसभा सांसद अजय माकन, पंजाब के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के अलावा छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव शामिल हुए। मीटिंग में ऑब्जर्वरों ने सभी विधायकों से विधायक दल के नेता का नाम फाइनल करने के लिए 1-to-1 बातचीत कर उनकी राय जानी। मीटिंग के बाद अशोक गहलोत ने कहा कि सभी विधायकों से बात कर उनकी राय जान ली है, अब रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी जाएगी। हाईकमान की तरफ से ही नाम का ऐलान किया जाएगा। सेंसेक्स दिन के निचले स्तर यानी 80,409 से 815 अंक संभला। दिन भर के कारोबार के बाद ये 218 अंक की तेजी के साथ 81,224 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी भी दिन के अपने निचले स्तर यानी 24,567 से 287 अंक संभला। निफ्टी में भी 104 अंक की तेजी दिखाई दी और ये 24,854 के स्तर पर क्लोज हुआ। एनएससी के मेटल और बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा तेजी रही। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और टाटा मोटर्स ने भारतीय बाजार को सबसे ज्यादा ऊपर चढ़ाया, जबकि इन्फोसिस, एशियन पेंट्स और आईटीसी ने बाजार को नीचे खींचने का काम किया। सोने का भाव पहली बार 77,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं चांदी 683 रुपए महंगी होकर 92,283 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। फेस्टिव सीजन के बाद वेडिंग सीजन आने वाला है, इसलिए भी सोने में तेजी है। तो वह दुनिया के उथल पुथल में सोने को सबसे सुरक्षित निवेश के तौर पर देखा जाता है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो 72,550 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 79,130 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।